हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन नोट्स पे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, यहाँ अपन जो 4 तारीख को सुबह की शिफ्ट में सीईटी का पेपर हुआ था, उसका जो आंसर शीट है उस पर अपन मिलाएंगे, आंसर की अपन देखेंगे, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। और 5 तारीख को और 11 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको यहाँ पर अच्छा गाइड मिलेगा कि उनको अब बचे हुए टाइम में किस चीज़ के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, किस चीज़ का रिवीजन करना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता चलूँगा साथ में कि आप इस टॉपिक का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि जिन टॉपिकों में से पहले पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनसे संभावना रहती है। और वैसे अभी जो 4 तारीख को शाम की शिफ्ट में जो पेपर आएगा उससे अपन को अच्छा खासा फिर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप को। अगर 11 तारीख वालों के पास अभी खूब टाइम है और 5 तारीख वाले भी इस क्लास को देख के भी अच्छा खासा स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन रिपीटेटिव होंगे। जो हर बार होता है राजस्थान पुलिस में जैसा होता है वैसा ही होगा। और जो बच्चे पहले से इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े हुए हैं उनको तो बिना की मिलाए ही बहुत बहुत बधाई। और इन्फ्यूजन नोट्स की जो टीम है उसको भी बहुत बधाई, क्योंकि उनके नोट्स में से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं राजस्थान जीके के। और जो इंडिया जीके के हैं वो अच्छे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, वो सीधे सीधे नोट्स में से पूछे गए थे। आपको कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं थी, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं। जिन्होंने वो नोट्स पढ़े वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं पेपर का लेवल हार्ड है, हाँ पेपर मॉडरेट से थोड़ा हाई है, पेपर का लेवल हार्ड है, लेकिन जो इन्फ्यूजन नोट्स के बच्चे हैं उनके लिए कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि नोट्स में से सारी चीज़ें आई है। अब कौन से पेज में से क्या आया वो भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इसी कार्य के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा और आप गौर फरमाना कैसी क्या लगती है। कि लुटा के काला धन इज्जत पाना चाहते हैं हम, लुटा के काला धन इज्जत पाना चाहते हैं हम, और बहुत ही आसान तरीके से सरकारी नौकरी चाहते हैं हम, आसान तरीके से नौकरी चाहते हैं हम। शहंशाही नहीं फ़कीरी अदा करे मेरे मौला, हम ज़मीनों पे नहीं दिलों पे हुकूमत चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की अपन इस क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 के अंदर जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई थी उसके प्रकाशनकर्ता कौन थे, यानी उसकी पब्लिश किसने किया था, किस डिपार्टमेंट ने किया था। तो वो क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उन्होंने दे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन किया था। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पेपर में एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, कोई भी सेगमेंट अलग से नहीं दे रखा था। जैसे जनरली पेपर में आता है कि पहले 5-10 क्वेश्चन इस सेगमेंट के आएंगे, इसके आगे अलग सेगमेंट के आएंगे। सारे सेगमेंटों का मिक्स में पेपर आया है। पेपर मिक्स में था, कहीं कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, कहीं कहीं सा भी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। 20 से 22 क्वेश्चन जो साइंस के भी देखने को मिले हैं, और हिंदी इंग्लिश का वेटेज जितना दिखाया जा रहा था उतना नहीं था, पर थे क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, एल और एम के बीच समानता की वजह क्या है। जो एल और एम है उनके बीच समानता है, किस वजह से है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साइंस का, उनका समान आयनिक विभव होता है, उसकी वजह से एल और एम समान होते हैं। ठीक है, उनके बीच जो समानता का मुख्य आधार है वो है समान आयनिक विभव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है उससे संबंध कौन सी गतिविधि नहीं रखती है। तो मिट्टी व नमी का संरक्षण करना बिल्कुल ये इससे संबंधित है। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंदर इस विजन को रखा गया कि मिट्टी की व नमी है उनका संरक्षण करना है। जल संसाधनों का विकास, बिल्कुल जल संसाधनों का विकास करना भी जो राजस्थान सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम था उसका एक उद्देश्य था। वृक्षारोपण भी उसका एक उद्देश्य था, लेकिन गरीबी निवारण इसका कोई उद्देश्य नहीं था, और जो नहीं है वही पूछा है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान का निर्माण एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो एकीकरण के 4थे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, और उस टाइम जो राज प्रमुख है उस किसको नियुक्त किया गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जो महाराजा सवाई मान सिंह है उनको राज प्रमुख बनाया गया था। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो महाराजा सवाई मान सिंह को बनाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने इस पेपर में अगला क्वेश्चन आया था। मैं जो जीके के क्वेश्चन है उसमें मुझे लगा कि कुछ एडिशनल आपको जानकारी देनी चाहिए, तो मैं आपको दूंगा। उसके अलावा जो मैथ वगैरह का अगर उसको अपन सोल्व करने बैठते हैं, रीजनिंग मैथ को, तो ये अपनी क्लास लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता इतनी लंबी इस क्लास को करें, तो इसलिए मैं जो जीके के क्वेश्चन है उसमें मुझे लगा आसपास का यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे वाली पारियों में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा मैं आपको जल्दी से ये आंसर की मैच करवाता हूँ, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है,
30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल डे गया था। भाई किस नदी पर बनाया गया था? एक तो गुजरात का मोरबी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सैनिटरी टाइल के लिए प्रसिद्ध है। सैनिटरी टाइल का मतलब है जो अपन फर्श वगैरह में और जो अपन लेटबाथ में टाइल्स का यूज़ करते हैं चिकनी मिट्टी की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? तो मोरबी गुजरात के अंदर बनती है। मोरबी प्रॉपर जगह का नाम है, ठीक है, गुजरात के अंदर। वहाँ पर एक सस्पेंशन पुल था जो मच्छू नदी के किनारे था। मच्छू नदी पर एक पुल बना हुआ था, हैंगिंग ब्रिज के टाइप में एक पुल बना हुआ था, जिस पर अधिक यात्री आने की वजह से वो टूट गया था और कई लोगों की जान चली गई थी। तो ये एक चर्चित मुद्दा है हाल ही का। तो 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल डे गया था। वो किस नदी पर बनाया गया था? तो वो मच्छू नदी पर बनाया गया था। किस नदी पर बनाया गया था? मच्छू नदी पर बनाया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, जो विश्वास स्वरूपम नामक प्रतिमा है वो किसकी है? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है और भगवान शिव इसके ऑप्शन में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो विश्वास स्वरूपम है वो भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है श्री कलराज मिश्र राजस्थान के खाली जगह दे रखा है वे राज्यपाल थे। मतलब पहले राज्यपाल कौन थे, उसके बाद दूसरे कौन थे, इसी क्रम के अंदर जो कलराज मिश्र हैं वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो वो 41वें नंबर के 41वें नंबर के राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान के जो भी वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वो 41वें नंबर के राज्यपाल है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे आगे का क्वेश्चन क्या है? एक अशोक गहलोत के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ लेना, आगे आने वाली पारी में संभावित है पूछ सकता है कि जो अशोक गहलोत हैं उनकी जो कौन सी सीट्स हैं, वो कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं? तो सरदार से जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना है उस चीज़ को। वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिको ने सरदारपुरा जोधपुर रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पादन सहज स्थापित किया था? जो रिको है, ठीक है, रिको की स्थापना कब हुई थी वो आपको इकोनॉमिक सर्वे के डाटा में अच्छे से, मैंने जो पहले मेरी ऑफलाइन क्लासें थी, जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में सेकंड ग्रेड में पढ़े थे और जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है मेरे से, उन्होंने उनको रिको के बारे में मैंने अच्छे से समझाया था। और अब अपन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ भी कोशिश करेंगे, कभी मौका मिला तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मैं आपको यहाँ रिको के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो रिको है, उसकी मदद से जो महिंद्रा ग्रुप है उसने राजस्थान के अंदर एक बहु उत्पादन सेज की स्थापना की है। वो कहाँ पे की? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, तो वो जयपुर के अंदर की है, जिसको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। और 200 फीट से आगे जब अपन किशनगढ़ हाईवे पे जाते हैं तो जैसे ही जयपुर से बाहर निकलते हैं तो ये महिंद्रा सेज बना हुआ है। वहाँ पर 3 क्षेत्र बने हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अलग अलग 3 प्रोडक्शन यूनिट लगी हुई है, ठीक है। तो महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से रिको ने जो ये सेज बनाया था इसको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस का है। जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है जब किसी भी द्रव्य को अपन तेजी से घुमाते हैं। तो इसको अपन जनरली सीधी भाषा में समझे तो जब दूध को अपन मथते हैं, जब दूध में से क्रीम निकालते हैं तो क्या होता है, जो दूध के सघन कण होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं जो क्रीम के रूप में अपन को प्राप्त होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपकेंद्रण का सिद्धांत है। सेम सिद्धांत अपनी वॉशिंग मशीन में काम करता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत अपकेंद्रण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अपकेंद्रण का सिद्धांत है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें पूछा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो वो जो लेजर प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश भी अच्छी खासी पूछी गई थी और ईजी भी थी। इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं थी, जनरली जितनी पूछी जाती है उससे ठीक ठाक थी। समवन हू वॉल्क्स इन स्लीप, इसको वन वर्ड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर कोई भी सेगमेंट आपको अलग से नहीं मिलेगा, सारा है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसके नीचे बाद में ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान जो फ्लाइट कैडर्स थे, उनके जो ग्रेजुएशन परेड थे उसके अंदर जो मुख्य अतिथि थे वो कहाँ से थे? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। कौन से, किसके बारे में पूछा है? जो एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान हैं उनके बारे में पूछा है कि वो कहाँ से हैं। तो वो बांग्लादेश से हैं। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रीपरेशन लगाना है इसके अंदर, प्रीपोजिशन लगाना है, सॉरी प्रीपोजिशन लगाना है, वो भी करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। व्हाट इज द टाइम, खाली जगह दे रखी है, योर वॉच, तो इसके अंदर बाय आएगा। क्या आएगा? बाय आएगा, यहाँ बाय आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तारकसी के लिए आभूषण, आभूषण कोष्टक में जेवर दे रखा है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आभूषण को जेवर बोलते हैं हिंदी में।
तो जेवर है किस स्थान के प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी चीज़ है तारकसी किसे बोलते हैं? तारकसी क्या होती है? जो चांदी के तार होते हैं ना, उन तारों को पतला निकाला जाता है, फिर उनसे जो आभूषण बनाए जाते हैं उनको तारकसी के आभूषण बोलते हैं। और तारकसी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में, ध्यान रखना। नाथ द्वारा राजसमंद में है। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की है, जो पर्दे पर चित्र बनाते हैं, पता है आपको। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है ना, उसके अंदर जो फॉन्ट साइज टूल बार होती है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर ही एक फॉन्ट साइज टूल बार होती है, उसके अंदर जो सबसे कम और सबसे अधिक फ्रंट की साइज क्या होती है? तो 8 से छोटा कोई फ्रंट नहीं होता है, 72 से बड़ा कोई फ्रंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गंभीरी तथा बेड़च नदियां, जो गंभीर और बेड़च नदी हैं उनका जहाँ संगम होता है वहाँ पर कौन सा किला स्थित है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? तो जो गंभीरी और बेड़च नदियाँ हैं उन पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, और चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है, ध्यान रखना। मेसा का पठार, कौन सा पठार है? मेसा का पठार, आप ध्यान रखोगे। और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और यहाँ पर गंभीरी तथा बेड़च नदियों का संगम होता है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मतलब जो स्टेट ह्यूमन कमीशन राइट्स हैं वो जो अपनी वार्षिक जो ईयरली रिपोर्ट होती है वो किसको प्रस्तुत करता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देता है। किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याएं दी गई है जिसमें 2:3:4 में ये संख्याएं हैं। इनके अनुपात में तथा उनका औसत 39 है, इनका जो औसत है वो 39 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 26। ठीक है, 26 सबसे छोटी संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन पूछा है, एक वर्ड दे रखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछा है, और वर्ड दे रखा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ होता है पंजीकरण। ठीक है, अपन कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इसका मतलब पंजीकरण करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पे कुछ संख्याएं दे रखी है, उनका माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? जिसके अंदर आरोही से अवरोही क्रम में जचाते हैं, और 11 संख्या है तो इसके अंदर 5-5 संख्या काट के जो बीच की संख्या बचेगी वो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 15 और 14। ठीक है, जिसके अंदर माध्यिका है वो तो है 15 और माध्य है वो 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी को कोई पत्र लिखा और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, आप चाहते हो कि वो रिप्लाई करे, तो उसके लिए आप दूसरा जो उसको लेटर लिखते हो उसको बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक का मतलब है आप वापस उसको याद दिला रहे हो कि हमने पहले आपको एक लेटर भेजा था जिसका आपने रिप्लाई नहीं किया, तो प्लीज आप उसका रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसको अनुस्मारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है आपको। ठीक है, इस पाई चार्ट के अंदर कुछ कागज का पोर्शन दे रखा है, यानी ऐसा कीजिए आप 126 डिग्री जो पोर्शन है वो कागज का है, और जो विज्ञापन का पोर्शन है वो है 54 डिग्री। ठीक है, और जो बाइंडिंग का पोर्शन है वो 45 डिग्री है, मुद्रण 90 डिग्री पर है, और ई यानी ये 360 डिग्री का चक्कर है। इसमें आप चाहे डिग्री मान लो चाहे प्रतिशत मान लो, इतना इतना खर्चा आता है। ठीक है, तो इसके अंदर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, ये पाई चार्ट है जिसको आप समझ रहे हो, ये खर्च का पाई चार्ट है। ठीक है, तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया जाता है? तो 2.5% का राइट आंसर होगा। जिसके अंदर जब आप इस चार्ट को निकालोगे और इसका प्रतिशत निकालोगे तो इसमें राइट आंसर होगा 2.5%। ठीक है, ज्यादा खर्च होगा बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलाई गई है उसका उद्देश्य इसके अंदर पूछा गया है। पहला क्या दे रखा ऑप्शन? उपक्रमों की स्थापना करना। ठीक है, ये होता है उपक्रमों की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये भी इसका एक टारगेट है।
तो 2 में तो 1 और 2 कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वहाँ दोनों चीज़ें लिख रखी है कि उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों दोनों दे रखा है, तो ये दोनों यहाँ पर सही होगा, ये जो क्लिक है ये गलत है। ठीक है, बाकी जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह कहीं आप अगर देखोगे तो कहीं कहीं आपको ये 2 नंबर इसमें ज़्यादा सटीक लगेगा, लेकिन अगर इसकी सही प्रमाणिकता देखी जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। उपक्रमों की स्थापना करना व नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक कट हो गया। अब अगर आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सही मान रहे हो तो इन दोनों की समराइज चीज़ ये है, तो आप इसको सही मान सकते हो। अगले ऑप्शन पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। जब जो स्टार्ट मेन्यू होता है उस पर जो रन कमांड अपन लगाते हैं उसका काम क्या होता है? जैसे आप किसी भी आप स्टार्ट मेन्यू पर रन कमांड लगाओगे तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम चालू हो गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? जो भारत की नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च है उसकी पहली महिला महानिदेशक पूछी है। ठीक है, महिला शब्द आप ध्यान रखना, तो वो है पूनम गुप्ता। कौन है? पूनम गुप्ता। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बसाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये पूछा है कि प्रयोग नहीं होता था। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बच्चों को ये कंफ्यूज कर रहा है और कई बच्चे इस पे कमेंट भी कर रहे हैं कि मैंने कहीं जगह देखा है कि ये कालीबंगा सही नहीं है, लेकिन ये कालीबंगा एग्जैक्ट सही है। इसके अंदर सही इसलिए है कि आवास एवं बस्तियां बसाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो जो कालीबंगा है वहां पर आवास और बस्तियां बसाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और आप इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, इन 2 शब्दों को पकड़िए आप, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो यशोबिलासा शब्द है उसमें कौन सी संधि है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। जो यशोबिलासा शब्द है उसके अंदर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जो जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो जो फुलेरीन है, कार्बन का जो अपरूप फुलेरीन है वो जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं आपको फटाफट से ये करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस ज़्यादा अगर बड़ा बनाएंगे तो आप ऐसे भी नहीं देखोगे, क्योंकि अब एग्जाम पूरे हो गए। जब एग्जाम रहते हैं तभी आप नहीं देखते हो, तो अब तो एग्जाम पूरे हो गए। ठीक है, पूरे तो नहीं हुए हैं, ये आप प्री जैसा ही मानो, अब तैयारी तो अब आपको करनी पड़ेगी। तवांग क्षेत्र स्थित है। तवांग कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में ये सुर्खियों में रहा था मुद्दा। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि जो कुछ चीनी सैनिक थे वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर हथियार आप नहीं रख सकते उस जगह पे, तो वहाँ पर कहाँ लड़ाई किससे होती है? तो वहाँ लटों से लड़ाई होती है। तो लट मारे थे चीनियों के, तो तवांग क्षेत्र था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर था। उन चीनी सैनिकों को खदेड़ा था और उसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। तो वो तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसके अंदर जो अंतर्दान है वो एकदम शुद्ध शब्द लिखा हुआ है हिंदी की व्याकरण की दृष्टि से, तो इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक पेज है, ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा डार्क आ रखा है, लेकिन आगे वाला पेज वापस एकदम सटीक मिलेगा आपको। ये एक बहुत ही हिट कार्यक्रम है जो बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। और कार्यक्रम क्या है कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है, वो किस वर्ष चालू हुआ था? सब जानते हैं 1977-78। हिट एंड रन क्वेश्चन है, जो एग्जाम की तैयारी करता है सबको पता ही है। 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम चालू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जो पेनगंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको इसके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, एक तो वेनगंगा नदी है और एक पेनगंगा नदी है। एक सेम सी इसके वेनगंगा नदी है और ये एक पेनगंगा नदी दे रखी है। ये दोनों एक ही नदी की सहायक नदी है और वो है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना, ये भी दक्षिणी भारत की है और ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है दक्षिण भारत की कावेरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एल प्लम
एल प्लस एम का अर्थ है एल एम का भाई है, एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है, एल डिवाइडेशन एम का अर्थ है एल एम की पत्नी है, एल मल्टीप्लाई एम का मतलब है एल एम का पिता है। तो जो नीचे दे रखा है उसमें आर टी की मात्रा है, ठीक है। तो ये नीचे इसका फॉर्मूला बनाना था, इसको बनाना बैठोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसकी बजाय मैं आपको बता देता हूँ। इसमें राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन था, आर डिवाइड बाई ए गुणा एस प्लस टी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें कौन सा लेंस लगेगा। तो उसके अंदर अवतल दर्पण लगता है, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा अपन किसी भी वस्तु का आभासी और विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कई बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ऐसा वैसा। आपने बच्चों जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसके एग्जाम्पल अच्छे से नहीं पढ़े थे, इस वजह से हुआ। तो जो आगे जिन बच्चों के एग्जाम है उनको मैं बोलूंगा हरिमोहन सक्सेना किताब उठाएं और उसके अंदर ये देख लें, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनमें एबोनी वृक्ष पाया जाता है। एबोनी वृक्ष है किन किन वनों से मिलते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से मिलते हैं। तो जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वो एक बार इन वनों के बारे में थोड़ा डिटेल से रिव्यू कर लें, अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा समय है जो मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। प्रत्यावर्तन की ऋतु का मतलब होता है लौटते हुए मानसून की ऋतु पूछी है इसके अंदर। प्रत्यावर्तन ऋतु और आगमन ऋतु दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रत्यावर्तन ऋतु पूछी है, ये शब्द आप पकड़ोगे। मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु का समय पूछा है तो अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर के बीच। कब है, अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर के बीच जो मानसून है उसका प्रत्यावर्तन ऋतु होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पावर पॉइंट होती है उसमें दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रोजेक्ट में जोड़ी जा सकती है। जब अपन पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन करते हैं ना तो उसके अंदर साउंड इफेक्ट के लिए अपन दो तरह की फाइलों का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके अंदर एक तो होती है .wav और एक होती है .mid, ठीक है। तो इसके अंदर mid और wav फाइल होती है और ये ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। मंगलयान के बारे में पढ़ लेना आप, आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर संभावना रहेगी। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है तो निम्नलिखित में से जो अपने को 4 ईयर दे रखी है उनमें से कौन सी ईयर के अंदर चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। तो वो छोड़ा गया था 2008 में। 2008 में कब छोड़ा गया था तो मैं आपको बता देता हूँ, 22 अक्टूबर 2008 के अंदर चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था, ठीक है। मंगलयान के बारे में पढ़ लेना और बता रहा हूँ आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो नीचे विकल्प दे रखे हैं उनमें से सभी के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होने चाहिए। तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। जो ऐसा कौन सा प्रोग्राम का सोर्स है जो प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो असेंबलर जो होता है वो उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। असेंबलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुजों के बारे में दे रखी है। दो त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं और उनको 3/5 में दर्शाया गया है और पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9:25, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीकानेर जिले में प्रभावित होने वाली नदी का नाम। ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसे इजी भी है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए इजी है और किसी ने टप्पा मारा तो उसके लिए हार्ड भी है। कैसे कि बीकानेर जिले में प्रवाहित नदी पूछिए तो आपको सीधा सीधा एक फैक्ट आपको राजस्थान जियोग्राफी में कोई भी टीचर पढ़ाए आपको पढ़ाता होगा कि चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है। चूरू और बीकानेर जिले में राजस्थान में कोई भी नदी नहीं बहती है और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कोई नदी नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार ने भी किया था, वो किस देश में किया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। मतलब कहने का मतलब जो भगवान महावीर बुद्ध हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं थी, उनके जो अवशेष बचे हुए थे वस्तुओं को, उनको 11 दिनों के लिए एक प्रदर्शनी के रूप के अंदर भारत सरकार ने बाहर लगाए थे। वो किस देश में लगाए थे ये पूछा है, तो वो मंगोलिया में लगाए थे। मंगोलिया देश के अंदर भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन।
जो CDR प्रकार की CD होती है ना, ये CDR प्रकार की CD, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये CD के R प्रकार की एक प्रकार की CD है, ठीक है। उसमें किस प्रकार के डेटा का क्या प्रोसेस कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जो CDR प्रकार की CD होती है उसके अंदर कई बार अपन डाटाओं को पढ़ सकते हैं, पर उनको लिख सिर्फ एक बार सकते हैं, पढ़ कई बार सकते हैं, उनको लिख सिर्फ एक बार सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, आपको बोला गया कि इस वर्ग की लंबाई की आप लंबाई कितनी बताइए। आप बताने में 1% की गलती कर देते हैं, ठीक है, 1% कम या ज़्यादा बता देते हैं, ठीक है। फिर उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है उस गलती वाले डाटाओं के साथ, तो उसमें कितने प्रतिशत की गलती होगी, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ये लगभग 1 पॉइंट कुछ प्रतिशत की गलती होगी, लेकिन इसमें 1 पॉइंट कुछ दे नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन आया है। आप ये मत समझना कि इस पेपर के अंदर इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन कम आए हैं तो हम इकोनॉमिक सर्वे को इग्नोर कर दें। जिन बच्चों का कल एग्जाम है या 11 तारीख को एग्जाम है, उनको मैं एक हिदायत मेरी ओर से यही देना चाहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे को आप कभी भी हल्के में ना लें। जो आप आजकल जितने भी बोर्ड एग्जाम करवा रहे हैं उसके अंदर आप चाहे RPSC के RS के एग्जाम देख लीजिए, SI के एग्जाम देख लीजिए, सेकंड ग्रेड के देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड के देख लीजिए, पटवार वीडियो कोई भी एग्जाम करवा रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे को आप छोड़ें। डाटा याद कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम उसका ओवरव्यू तो एक बार ले लीजिए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान में स्तर कीमतें कौन सी चल रही है, राजस्थान में तो 2011-12 की चल रही है, ठीक है। स्तर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या, GSDP पूछिए, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा है, ठीक है। GSDP पूछिए कितनी है, तो 11.4 है, कितनी है, 11.4 है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि एक खंबे के द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। इसमें 30 डिग्री राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर या 1722 मीटर सॉरी, या 1727 मीटर है। 5 मीटर का गैप है, अलग अलग किताबों में आता है, बाकी ऑथेंटिक 1722 मानते हैं, कहीं कहीं 1727 मानते हैं, वो आपका विवेक जैसा आपको ऑप्शन में लिखा हो। और उसके बाद सबसे ऊंची जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो शेरगढ़ है। शेरगढ़ कहाँ पर पड़ती है, तो शेरगढ़ भी सिरोही में ही पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। शेरगढ़ भी सिरोही में पड़ती है और ये भी गुरु शिखर भी सिरोही में पड़ती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, जो ये नीचे झीलें दे रखी है उनमें से कौन सी झील है जो नागौर जिले में स्थित नहीं है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। डीडवाना झील है वो नागौर जिले के अंदर स्थित है और इसके अंदर NaCl नहीं निकलता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नहीं निकलता है, सोडियम सल्फेट सबसे ज़्यादा निकलता है। इसमें जो नमक निकलता है उसके अंदर सोडियम सल्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको खाने के रूप में उपयोग नहीं लिया जाता है, इसको कांच उद्योग या चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डीडवाना नागौर में है एग्जैक्ट। कुचामण कहाँ है, कुचामण नागौर में है और कुचामण में खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। डेगाना में भी खारे पानी की झीलें हैं, डेगाना भी नागौर में। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और टंगस्टन वुल्फ्रेमाइड के रूप में निकलता है और टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, डेगाना से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेवत भाखरी की जो खाने हैं उनमें ये टंगस्टन निकलता है। रेवासा कहाँ है, रेवासा नागौर में नहीं है, रेवासा सिक्कर में है। रेवासा कहाँ है, रेवासा सिक्कर में है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि नहीं वाला पूछा है इसके अंदर, ना कि सही वाला, ठीक है। नहीं वाला पूछा कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पुरस्कार है। हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर में अगर ये है तो इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो जो 30 सितंबर 2022 को सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है, 30 सितंबर 2022 को जो पुरस्कार दिए गए वो इस क्रम के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, जिसके अंदर जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया, ना कि आशा भोसले को दिया गया। ज्यादातर बच्चे ये करेंगे, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आशा पारेख को 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आपके पास ऑप्शन है, उसको प्लेबैक के ऑप्शन में जाके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
एक हस्तकला है ब्लू पोट्री, ठीक है, जो जयपुर की प्रसिद्ध है, आप अच्छे से जानते हो। ब्लू पोट्री के बारे में नहीं जानते हो तो जान लेना, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यो ब्लू पोट्री है जयपुर से संबंधित है, उसके शिल्पकार का नाम है अनुराधा जांगीड़। जो अनुराधा जांगीड़ है वो ब्लू पोट्री से संबंधित है जयपुर की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो तो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन देख लेना, यूनिवर्सल रिसिप्शन पूछा है, ठीक है, सार्वभौमिक ग्राही पूछा है, ठीक है। तो ग्राहिक है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, वो है सार्वभौमिक ग्राही। इसका मतलब है वो सभी से ब्लड ले सकता है किसी बिना रोक टोक के। अब अगला मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसमें एक ये भी पूछ सकते हैं सार्वभौमिक दाता कौन है? यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं वो है ओ। ओ में कौन सा है? ओ में नेगेटिव है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सार्वभौमिक दाता है, जबकि ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक ग्राही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? हिंदू पंचांग का माह पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। जो आपने मम्मी वाले महीने हैं उनमें से पूछा है, अपने वाले महीनों में से नहीं पूछा है। अपने वाले कौन से? जनवरी फरवरी वाले। तो ज़्यादातर राजस्थान आर्ट कल्चर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मम्मी वाले महीने से ही पूछा जाता है, अपने वाले से पूछे जाने की संभावना कम है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कार्तिक माह की पूर्णिमा लिखोगे, लेकिन इसमें केवल आपको महीना पूछा है तो कार्तिक महीना इसमें एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वाला बटन दबाना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट में जरूर फीडबैक देना, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है, वो सुधार आपका किया जाएगा, आपका आदेश सर आंखों पर रहेगा। और अगर आपको अच्छा ही लग रहा है तो आप हमें मोटिवेशनल के रूप में 2 कमेंट कीजिए, उससे हमें मोटिवेट होंगे और अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेन से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से। जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण उत्तर लेन से अपवर्तन के पश्चात जब गुजरती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है। शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर में स्थित है। आमेर कहाँ? आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? जो भारत में बाघ परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है। तो भारत में बाघ परियोजना है वो 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के अंदर है, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से ये शुरू की गई थी, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है। और वहाँ से 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। राजस्थान में बाघ परियोजना कहाँ से शुरू की गई थी? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक श्रेणी दे रखी है, उसके अंदर अगला वर्ड आपको पूछा, इससे आगे क्या आएगा? तो आप जैसे इसमें आप नंबरिंग करोगे, आप अपनी अल्फाबेट को नंबरों में एडजस्ट करोगे तो आपकी ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक अंक छोड़ के आ रहा है और उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डब्ल्यू लिख रखा है, वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय मुक्त नहीं, प्रत्यय युक्त है, वो पूछा है कि मतलब कौन सा शब्द है जिसके अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सजावट के अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के प्रीफिक्स में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, समीकरण दे रखी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो जिन बच्चों के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनको भी थोड़ा मेहनत करना होगा तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपको जनरल मैथ का क्वेश्चन तो कहीं से भी नहीं है। तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के बाद इसका निष्कर्ष निकलता है कि ये जो समीकरण है वो समांतर रेखा को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? समांतर रेखा को दर्शाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वाइशोकोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया? जो क्वाइशोकोर नाम की एक बीमारी है जो भूखमरी की वजह से होती है। जब कोई बच्चा भूखमरी का शिकार हो जाता है तो उसको क्वाइशोकोर नाम की बीमारी होती है। ये जनरली 1 से 5 साल के बच्चों के बीच होती है। कौन से बच्चों की? जिन बच्चों की उम्र 1 से 5 वर्ष होती है और भूखमरी से जो ग्रसित हो जाते हैं उनको ये बीमारी होती है, क्वाइशोकोर नाम से बीमारी होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 1 से 5 दे नहीं रखा है तो 1 से 4 इसमें राइट माना जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान निर्माता सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। जब 1946 के अंदर भारत के जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय जो संविधान सभा बनाई गई थी उस टाइम जो राजस्थान में से
जो वहाँ राजस्थान का प्रतिनिधि करने के लिए किन किन को मनोनीत किया गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। विजय सिंह पथिक दे रखा है जो कि नहीं थे मनोनीत। जीवराज नारायण मेहता थे जो भी नहीं थे। हीरालाल शास्त्री बिल्कुल थे, जयपुर से थे। मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, टीटी कृष्णमाचारी, एक जो जयपुर से जो मनोनीत थे 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अंदर, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, कृष्णमाचारी का नाम आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इजी है क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए और साथ साथ पेपर भी मिलाते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कौन से का आंसर क्या है। अगर कोई आपको गलत भी लगता है तो आप अपना सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ना, हर एक का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5, 2 और 1 के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसको जब सोल्व करते हैं अपन तो आंसर आता है 30। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु दे रखा है, यानी कोई ग्राफ का क्वेश्चन है जिसके अंदर ए बिंदु पर 3 और 7 डिनोट कर रखा है, बी बिंदु पर -2 और 1 डिनोट कर रखा है। जब उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो उसकी ढलान क्या बनती है? उसकी ढलान बनती है 5/6 के रूप में। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हमारे मैथ के गुरुजन हैं उनका ये सजेशन है, तो आप समझ लीजिए, उनके पैगाम हम आपको दे रहे हैं। बाकी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो उसमें क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इस चक्कर में। अब तो आप भी ज़्यादा पढ़ने के मूड में नहीं हो, हाल फिलहाल आपको केवल की मिलानी है, तो उसकी मिलाने के पर्पज़ से ही हम यहाँ बता रहे हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिटेल में पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, किस फॉर्मेट में पढ़नी है, क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, और इन्फ्यूजन नोट्स के बारे में आप जानकारी लेना, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। कहीं आप सिलेक्शन से ना चूक जाओ, हो सकता है आपका कंपटीटर इतने अच्छे नोट्स पढ़ रहा होगा और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है, हो सकता है आपको मेहनत डबल करनी पड़ जाए। ठीक है, वो सिंगल मेहनत में भी आपसे अच्छा परफॉर्म कर दें, जैसे कि सीईटी में इन्फ्यूजन नोट्स के बच्चे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किया जाता है? कौन से वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग है जो क्रिकेट के अंदर बैट बनाने के लिए किया जाता है? तो विलो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर की विलो की लकड़ी बैट बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आप कहीं कोई स्पोर्ट की दुकान पे जाते हो तो स्पोर्टमैन आपको उसका जब बैट का एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो कहता है कि ये कश्मीर की विलो से बना हुआ है। तो ये विलो है, विलो के वृक्ष से बैट बनाए जाते हैं और कश्मीरी विलो इसमें ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो बैंकिंग उद्योग है, बैंकिंग उद्योग का मतलब ये है कि मोटा मोटी आप मान लो जो बेकरी उद्योग है, बेकरी उद्योग के अंदर कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। जो बेकरी उद्योग है उसके अंदर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर जो कोष्टक में चीज़ दे रखी है उस पर थोड़ा आप गौर फरमाना कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार वह राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोष्टक में लिख रखा है स्पष्ट रूप से। जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ऐसा राज्य है जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है और जहां पर वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुरभि और सुरभि शब्द युग में सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इस सुरभि का अर्थ तो होता है गंध, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध। और इस सुरभि का मतलब होता है गाय। समझ गए? तो इन दोनों में गंध और गाय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान होता है आर का मान 90 होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? 90। आर का मतलब अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान होगा 90। क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, जब सघन से विरल माध्यम के अंदर गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है ना, तब अपवर्तन कोण यानी आर का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? जब आपको कोई भी एक्सेल फंक्शन के अंदर A1 सेल, A2 सेल, A3 सेल और A4 सेल में उनके टोटलिंग योग करना हो तो आप उसके अंदर A1 अनुपात A4 वाला बटन दबाओगे तो आपको A1, A2, A3, A4 सेल का योग प्राप्त होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि जो
अग्नि नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो कौन करता है? जो जसनाती सिद्ध संप्रदाय के पुरुष हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, जिसके अंदर जो अग्नि के अंगारे होते हैं उनको जो मतिरे बोलते हैं उन पर वो फतेह फतेह करते हुए नृत्य करते हैं। यह कहाँ किया जाता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर के अंदर भी अगर आपको प्रॉपर जगह पूछ ले तो आप कतरियासर बता देना, कतरियासर बीकानेर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बूंदी और कोटा क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली बोली जाती है बूंदी और कोटा के अंदर। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। हाड़ौती है जो बूंदी और कोटा के अंदर बोली जाती है, हाड़ौती। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बागड़ी बोली जाती है। ब्रज कहाँ बोली जाती है? तो आपको पता है भरतपुर वगैरह में जो मथुरा से करने वाला है, ब्रज भूमि से मिलने वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बोली जाती है। मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो अलवर के आसपास मेवाती बोली जाती है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ओस की सेवन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओस की सेवन कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर होते हैं? जो ओस की सेवन जो कोडिंग सिस्टम है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 128 कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर। कितने कैरेक्टर होते हैं? 128। यानी ओस की सेवन के अंदर 128 वर्ड होते हैं। मोटा मोटी बात यही है। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,283। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 11,283 है। ठीक है, ये डाटा नए डाटा है, अभी आपको पता होगा पिछले साल परिसीमन हुआ था। परिसीमन का मतलब है कुछ नई ग्राम पंचायतें बनी थी और जो पहले से बनी हुई पंचायत समितियां थी और जो ग्राम पंचायतें थी उनकी सीमाओं को चेंज किया गया था। तो वो परिसीमन चला था पिछले साल। तो उसके बाद ये नए डाटा है 11,283। ये आपको ऑथेंटिक डाटा कहाँ पे मिलेंगे? तो आप इन ऑथेंटिक डाटा के लिए आप जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है उसका सारा लगे, उसके अंदर आपको जो डाटा लिख रखे हैं वो एकदम सही माने जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। जो सुमेलित है वो नहीं पूछा है, जो सुमेलित नहीं है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ठीक है, भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 बिल्कुल, जो भेदभाव से सुरक्षा वो अनुच्छेद 15 में की जाती है। अगर किसी इंसान के साथ भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव की अगर सुरक्षा करनी है तो अनुच्छेद 15 होगा उसमें। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19, बिल्कुल जो संघ के निर्माण का अधिकार होता है वो अनुच्छेद 19 के अंदर होता है। ठीक है, एक बार के लिए तीसरे को छोड़िए, चौथा पढ़िए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आप अच्छे से जानते हो। जीवन की रक्षा का अधिकार, इसके आगे अनुच्छेद 20 लिख रखा है। जीवन की रक्षा का अधिकार या गरिमा में जीवन का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी इसके अंदर कहीं कहीं लिखा आता है। तो उसके अंदर अनुच्छेद 20 नहीं, अनुच्छेद 21 है। तो यहाँ अनुच्छेद 21 आएगा, 20 नहीं आएगा। क्या आएगा? 21 आएगा। अनुच्छेद 21 आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर है। इसलिए ये अनुच्छेद 20 सुमेलित नहीं है और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन मानवाधिकार आयोग के बारे में। मानवाधिकार आयोग के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जितने भी राजस्थान में आयोग हैं उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। किस आयोग का गठन कब हुआ था वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। वो आपको जो भी पॉलिटी की आपके पास बुक है उसमें से आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेगी और उनको याद करना है, क्योंकि आयोग में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार वीडियो परी के अंदर आयोग में से क्वेश्चन पूछे थे, सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग में से। ठीक है, तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जिसके अंदर एक सदस्यीय निकाय है जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त अध्यक्ष, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो होता है। ठीक है, इसमें ऐसा लिख रखा है। लेकिन ये 2019 से पहले होता था। 2019 में इसमें चेंजमेंट किया गया। उसके बाद जो हाईकोर्ट है उसका जस्टिस भी इसका जो अध्यक्ष है वो बन सकता है। तो ये गलत ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, यानी या तो वर्तमान में हो या रिटायर्ड हो। अगला क्या है? अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो CCPIP है, ठीक है,
जो क्लाइमेट चेंज प्रेजेंटेशन इंडेक्स है, CCIP की फुल फॉर्म होती है क्लाइमेट चेंज प्रेजेंटेशन इंडेक्स, ठीक है, जो 2023 के अंदर जारी हुई थी, उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें भारत की 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? भारत की 8वीं रैंक है, इसलिए इस क्वेश्चन के प्रीफिक्स में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी सुमित्रा सिंह, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, कि जो सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन में ये पूछा कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर थी, कौन से विधानसभा सत्र के अंदर थी, तो जो 2003 से 2008 का जो सत्र चला था, कौन सा 2003 से 2008 के सत्र के अंदर ये विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। और उस टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, उस टाइम पहली बार ये महिला हैं जो सुमित्रा सिंह, वो राजस्थान की विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी, उसी टाइम पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, सुमित्रा सिंह और वसुंधरा राजे, उस टाइम वसुंधरा राजे CM थी और ये जो विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, वो 12वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा थी, जिसका कार्यकाल था 2003 से लेकर 2008 के बीच, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है, ठीक है। हेबर प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा। हेबर प्रक्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सहायता से अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। तो वो हेबर प्रक्रिया होती है। उसके अंदर जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट किस रूप में कैटलिस्ट होना चाहिए, तो आप सब जानते हो, और आप ये ऑप्शन देख के बता दोगे। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन होना चाहिए, जो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन है जो हेबर प्रक्रिया के अंदर उद्दीपक के रूप में कार्य करता है, यानी कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर तो आपको पता है राजस्थान के अंदर ही है, तो पूर्वी घाट का कोई मतलब नहीं है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी जो है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, उड़ीसा में है। कहाँ है वो? उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पूछ ले आपसे लोकेशन तो आपको बता देना, महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है, जो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, और जो कि उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में रिंकू ने कुछ शॉपिंग की, उसके बारे में चर्चा चल रही है कि रिंकू ने 840 रुपये जो क्रय मूल्य था उसमें एक टेबल खरीदी है और उसको 10% लाभ से सोनू को बेचता है, और सोनू ने इसे 5% की हानि पर बेच दिया। तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, जब आप उसको 840 इंटू 110/100 गुणा फिर 95/100 करोगे तो आंसर आएगा 877.80, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन है जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, जो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, महाराजा उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो महाराजा उम्मेद मिल्स है वो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, और ये राज्य की सबसे बड़ी मिल है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर कि राज्य की सबसे पहली मिल कौन सी है, तो वो है द कृष्णा मिल लिमिटेड, जो कि है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर। श्री दामोदर दास राठी उसके CEO थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो महाराजा श्री उम्मेद सिंह मिल है वो राजस्थान में कहाँ है? पाली के अंदर है, जो राज्य की सबसे बड़ी मिल है। राजस्थान की अगर प्रथम मिल आपसे पूछ ले तो आपको बताना है द कृष्णा मिल लिमिटेड, जो श्री दामोदर दास राठी के द्वारा लगाई गई थी, और ये ब्यावर अजमेर में पड़ती है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में डिफरेंट को छांटना है, ठीक है। मतलब यही है कि जो विषम युग्म है उसको पहचानना है। ओरेकल क्या है? एक एप्लीकेशन है। MySQL क्या है? एक एप्लीकेशन है। और MS एक्सेल क्या है? तो ये भी एक एप्लीकेशन। लेकिन ये क्या है? C++ एक लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे जावा होती है वैसे ये एक C++ लैंग्वेज है, इसलिए इसमें डिफरेंट है, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कौन सा इनमें से जो नीचे दे रखा है वो पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं होता? पावर पॉइंट को जो देखने के विकल्प होते हैं उनमें से नीचे दिया हुआ कौन सा विकल्प है जो व्यू विकल्प नहीं है? तो जो आउटलाइन व्यू है वो पावर पॉइंट के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। नॉर्मल व्यू देखा जा सकता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू देखा जा सकता है, और स्लाइड शो व्यू देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है,
या जब तब बदलता रहता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप जिसको याद करने की कोशिश करना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बात चल रही है। डब्ल्यूबीसी की शरीर में संख्या होती है 7,000 से लेकर 11,000 के बीच। कितनी होती है? 7,000 से लेकर 11,000 के बीच। और जो आरबीसी होती है उसकी संख्या होती है 45 लाख से लेकर 55 लाख के बीच। 55 लाख के बीच, समझे आप? तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी से तो हमेशा ही कम रहेगी, बहुत कम नहीं, बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो ये कम होती हैं और ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 10 नगर निगम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? जो जोधपुर का बादला है वो क्या है? बादला का मतलब ये जो काने काले गले मेघा है वो नहीं है। बादलों का मतलब दूसरा, आप आइए मैं बताता हूँ आपको क्या बादला एक्चुअल में होती क्या है। जो जिंक होता है, जस्ता होता है, उससे बनी हुई एक पानी की बोतल होती है जिसी को अपन बादला बोलते हैं। और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद कर लेना। जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध बादला प्रसिद्ध है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जस्ते से बना एक पानी का पात्र होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दोष, एक दृष्टि दोष का नाम दे रखा है, क्या है? पढ़िए। दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब दृष्टि वैषम्य रोग है वो कब उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो दृष्टि वैषम्य देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको ही भोंगापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोंगापन। इस रोग को भोंगापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोंगापन। यही दृष्टि वैषम्य रोग होता है। उसमें होता क्या है कि जो आंख का कॉर्निया होता है, आंख के कॉर्निया की साइज बदल जाती है, ठीक है। तो फिर इस वजह से जो कॉर्निया की आकृति है वो गोलीय नहीं रह पाती है, ठीक है। इसकी वजह से दृष्टि वैषम्य या भोंगापन रोग होता है। और इस रोग से जो पीड़ित रोगी होता है वो जब आपके सामने खड़ा रहेगा तो आपको लगेगा वो पड़ोसी को देख रहा है, लेकिन वो आपको देख रहा होगा, ठीक है। उसमें आदमी की आंखें कुछ घूम सी जाती है, ठीक है। तो उसको दृष्टि वैषम्य या भोंगापन रोग बोलते हैं। और कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, उस वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? एक तार है जिसकी 98 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या है, ये 98 सेंटीमीटर ऐसा है ना, इसको त्रिज्या बोलते हैं। पूरा हो गया, इतिहास हो जाएगा। इसको फिर अगर आपको वर्ग में बदलना, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वर्ग होता है। तो अगर उसको वर्ग रूप में करें अपन, तो एक भुजा की लगभग लंबाई कितनी होगी? तो 154 सेंटीमीटर होगी। जब इसका कैलकुलेशन करोगे 154 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। उसने बारिश के लिए पैसे बचाए। हो सकता है वो 100 किलो पकौड़े खाने की और बारिश हो रही हो, तो उसने बारिश के लिए पैसे बचाए, तो उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो लोक देवताओं में से क्वेश्चन पूछा है। सांपों के लिए जो सांपों से संबंधित जो देवता है उनका पूछा है। राइट ऑप्शन गोगा जी। आपको पता है सांपों के देवता गोगा जी है। अब लोक देवता और लोक देवियां अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आया है। एक तो पंचपीर पढ़ लेना, उसके अलावा आप तेजा जी के बारे में पढ़ लेना, उसके बारे में उनके बारे में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तेजाजी महाराज के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे। और जो लोक देवियां हैं उसके अंदर आजकल कुछ एक ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, या अगर कोई लोक देवी का क्वेश्चन आ रहा है तो ऑप्शन में वो देवी का नाम आ रहा है, जिससे थोड़ा आंसर सॉर्टेड करने में दिक्कत हो रही है। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, रानाबाई जी का मंदिर कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो ट्रेंडिंग में, हाल ही में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, हरनावा परबतसर कहाँ पर है? नागौर के अंदर। हरनावा गांव का नाम है, परबतसर तहसील का नाम है, जिले का नाम नागौर है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा बराबर 3/4, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? √7/4 होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की क्रिया है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो वह रात भर नहीं सोया, इसके अंदर अकर्मक क्रिया है। वे रात भर नहीं सोया, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग को अगर मैं आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाऊं तो मैं आपको इस आरपीएससी भी लिख सकता हूं, ठीक है। आरपीएससी ज़्यादा सीरियस नहीं होना, राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय की जांच के बाद नहीं हटाया जा सकता।
राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसको हटाने का यही प्रोसेस है कि राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद उनको हटा सकता है। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। संसद के महाभियोग के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति एक ही कंडीशन में हटा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको, जैसे कि अपने राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो है। अगले क्वेश्चन पे, राजस्थान में हेमांग जायसवाल हैं वो किसके खिलाड़ी हैं? जो हेमांग जायसवाल हैं वो किसके खिलाड़ी हैं? तो वो भारोत्तोलन के खिलाड़ी है। भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं हेमांग जायसवाल। तो आपको स्पोर्ट में से विशेष ध्यान रखना है, करंट अफेयर में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको जिनके कल एग्जाम है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फ्यूजन नोट्स पे आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर सर ने डाल दिया है, तो आप वो देख लीजिए। वो आपको यहाँ वीडियो सेक्शन में जाओगे इन्फ्यूजन नोट्स के, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर के 2-3 पार्ट में वीडियो डाल रखे हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार उनको रिपीट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 2-3 घंटे में आप उनको ईजिली पढ़ लोगे, तो आप उनको पढ़ना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उनमें से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बाद में महसूस करोगे कि ठीक पढ़ा है हमने, जो पढ़ा है उनमें से आया है। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? जो डोमिकल सर्टिफिकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। आप सब जानते हो, सब बनवाते हो। अगला क्वेश्चन क्या? अनुवादन प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। ट्रिपलेट कोड का मतलब तो होगा 3 अक्षरों का जो कोड है। अनुवादन प्रक्रिया का मतलब ये होगा जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, जीन में जो ट्रांसलेशन होता है, उस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का दमन करने का मतलब उस ट्रांसलेशन को रोकने के लिए, अनुवादन को रोकने के लिए कौन सा जीन प्रयोग में लिया जाता है, कौन सा कोडोन प्रयोग में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है यूएए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी एक चीज का विशेष ध्यान रखोगे आप, वो क्या है कि दमन पूछा है या उसको एक्टिव करने वाला पूछा है। दमन मतलब रोकने वाला, एक्टिव करने वाला, उसको शुरू करने वाला। तो उसके अंदर इस कोड को याद रखना, यूएए दमन करने वाला कोड है, दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है यूएए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। जो पहली 50 प्राकृत संख्या है उनका योग क्या है? तो 1275। ठीक है, 1275। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वे किस तल में भ्रमण करता है? जो एक भू स्तर उपग्रह है वो किस ऊंचाई पर किस तल में भ्रमण करता है? तो कौन से तल में भ्रमण करता है वो आपको अच्छे से पता है, भूमध्य रेखीय तल में करता है। तो सर 2 में भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय तल तो काट दो, ठीक है। किलोमीटर में नहीं, मीटर में करता है, तो 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन होगा, पाई का मान 22/7 कोष्टक में स्पष्ट लिख रखा है, और राइट आंसर है 539 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में लोकायुक्त का पद है जो कब सर्जित किया गया? तो वो 1973 में। राजस्थान का जो लोकायुक्त का पद है वो 1973 के अंदर सर्जित किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की है वो कहाँ के राष्ट्रपति? इस क्वेश्चन में ये पूछा है, और अब ये पूछा है तो इसके साथ साथ आप छोटी मोटी जानकारियाँ और भी कलेक्ट कर लीजिए। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो है जेलेंस्की। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के अंदर, जो आने वाली पारियां हैं उसके अंदर आपसे जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन है कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ठीक है, इसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि नाटो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नाटो को लेकर ही युद्ध चल रहा है। जो यूक्रेन है वो चाहता है वो नाटो में शामिल हो, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है कि वो उनको नाटो में शामिल होने दे, और उसी वजह से अभी जो वहाँ युद्ध चल रहा है। ठीक है, और जो जेलेंस्की है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अभी जेलेंस्की को एक अवार्ड दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोड दे रखे हैं, और क्या कोड होगा वो पूछा है। एकदम जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन कैसे हैं? अगर आप सारी जो वर्णमाला है उसको लिखोगे और उसमें अगर कोडिंग करोगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, 72495। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? सर्वग्राही मैंने आपको पढ़ा दिया, ए बी पॉजिटिव, और सर्वदाता है वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, अगर कहीं ओ दे रखा तो सही है, और अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात आ जाए तो ओ नेगेटिव कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 4 है वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा।
ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जहाँ सबसे सीधा पड़ता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, जहाँ सबसे तिरछा पड़ता है वो है गंगानगर। क्यों है, क्या है, वो आपको अच्छे से पता होगा। राजस्थान का मैप है, कैसा कैसा दिख रहा है, ऐसा जैसा कच्चा मैप बनाया है। पतंगाकार बोलते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी बोलते हैं। रियाकृति TH हैंडले ने दी थी। यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ कुछ लोकेट होते हैं, तो यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है और सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है अपना श्री गंगानगर। तो जो सबसे तिरछी किरणें ऑटोमेटिक गंगानगर पर पड़ेगी और सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा पे पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बांसवाड़ा इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, 18 दिसंबर 2022 के अनुसार बताना है। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष कौन है, तो उसकी अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए जो 6 जिले शामिल किए गए वो आपको याद होना चाहिए, और उसके अंदर कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, लेकिन अलवर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सम्मिलित नहीं बड़ा पूछा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आगे वाली पारियों में भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो नेगेटिव क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़े, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो जसवंत थड़ा के बारे में एक चीज बता देता हूं, इसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है। किसने बनवाया था, तो सरदार सिंह ने जो जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। बहुत ही कला में इमारत है, बहुत ही शानदार है। आपकी जोधपुर जाओ तो देख के आना जसवंत थड़ा को, जिसको राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, और महाराजा सरदार सिंह ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक धनराशि को 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी होगी। अगर धनराशि 12 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वही राशि है जो कितने वर्षों में तिगुनी होगी, तो वो 24 वर्षों में होगी। कैसे होगी, तो आप वो फॉर्मूला लगा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का गुणनखंड x माइनस 2 है, तो k का मान क्या होगा, तो k का मान 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, मालपुरा करौली मैदान का भाग है। जो मालपुरा करौली मैदान है वो किसका भाग है, इसमें ये पूछा है। तो लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन तो गोडार प्रदेश का भाग है, आप अच्छे से जानते हो। माई बेसिन है वो छप्पन के मैदान का भाग है। चंबल नदी है वो उत्खान भूमि के लिए प्रसिद्ध है, और जो बनास नदी है वो मालपुरी करौली, जो मालपुर करौली है उसके मैदान का निर्माण करती है। और कहाँ करती है, वो राजसमंद के अंदर करती है। कहाँ करती है, बनास नदी करती है। ये मैदान कहाँ पर है, ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, राजसमंद के अंदर। कहाँ है, राजसमंद के अंदर ये मैदान है। और जो माही नदी है वो किस मैदान का निर्माण करती है, तो वो छप्पन के मैदान का निर्माण करती है। लूणी बेसिन है जो गोंडवान प्रदेश का निर्माण करती है। चंबल बेसिन वो उत्खान भूमि का निर्माण करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बीहड़ उत्पन्न करने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको याद रखने हैं। और जो प्रदेश है उसको डांग प्रदेश बोलते हैं। डांग की रानी किसको बोलते हैं, डांग की रानी करौली को बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्खान भूमि या डांग भूमि कहाँ है, तो वो सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लॉग का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरल मैथ का क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम मैथ के अंदर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या आपको 12th अच्छे से पढ़ी हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लॉग टू कोष्टक x प्लस 1 बराबर 2 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 3 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको बेरी भी कहा जाता है, तो भुंगल को बेरी कहा जाता है। किसको, भुंगल को बेरी कहा जाता है। वाद्य यंत्रों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, लोक देवता अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नृत्यों का क्वेश्चन इस जो पेपर है इसके अंदर नहीं आया, अगर अगले पेपर में नहीं आता है तो आप उसको एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें जो जो टॉपिक देख लेना, अगर इस टॉपिक में और आगे वाले पेपर के टॉपिक में अगर सेम टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हो जिनके 5 तारीख को एग्जाम है या जिनकी 11 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो राजस्थान में 4 बार आज तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। सबसे अधिक बार किसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो वो है भैरों सिंह शेखावत, जिसको बाबूशाह के नाम से जानते हैं। भैरों सिंह शेखावत, उनके कार्यकाल में सबसे अधिक जो राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में लागू हुए थे। और राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो कर्तज्ञ है उसका सही विलोम शब्द है कर्तगन। बिल्कुल, कर्तज्ञ का सही विलोम शब्द है कर्तगन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा है, कौन सा किसान आंदोलन है जिसके अंदर ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो आप सब जानते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है वो आराम से बता सकते हैं। बेंगू आंदोलन के में ट्रेंच आयोग है उसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? इसमें से क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको ये मैप याद होना चाहिए। ऐसा सा मैप है, अगर कच्चा मैप है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें इसको 4 भागों में बांटा गया है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ जो प्रदेश है इसको BWHW के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें स्टेपी तुल्य होती है BSHW बोला जाता है इसको AW बोला जाता है, इसको CWG बोला जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, जब राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट पता है। तो जो AW है यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद यहाँ होती है सबसे कम वर्षा होती है BWHW। वैसे भी आप मैप देख के भी पता लगा सकते हो जैसलमेर और बाड़मेर में कहाँ वर्षा होती है, ठीक है। तो BWHW राइट आंसर होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है 2022 के अंदर। प्रभा अत्रे वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में जैसे कथक वगैरह हो गया, ऐसे शास्त्रीय संगीत से जो संबंधित हैं वो है प्रभा अत्रे। शास्त्रीय संगीत का मतलब वो होता है, ये जो अपने शादियों में डांस होता है वो शास्त्रीय संगीत नहीं है, जिसके अंदर लेवत तरीके से हाथ और पैरों के हलचल होती है। अपन तो अपने मूड के हिसाब से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी इंसान को पीलिया होता है यानी जॉन्डिस होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो उसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो इंसान जो मानव होता है उसके जो नाखून होते हैं उनमें पीलापन नजर आने लग जाता है और आंखों में पीलापन नजर आने लग जाता है। तो पीलिया जो जॉन्डिस होता है उसके अंदर रक्त के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको यहाँ ब्लैंक जो खाली जगह दे रखी है वहाँ पर फिल करना है। इट टाइम दे स्टार्टेड आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 आएगा राइट ऑप्शन के रूप में, और वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो तरीके से इस क्वेश्चन को पेश कर सकते हैं आगे भी। अहमदाबाद के अंदर जो भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था वो कौन से नंबर के थे? तो वो थे 36 नंबर, 36वें नंबर के थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो था अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो एन आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर आप एन आर्टिकल भर सकते हो और राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो सबसे पहले 2 अक्टूबर को बगदरी गांव नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुभारंभ किया था, उस पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस प्रत्यार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। पहले क्या होता था, जब अरब आक्रमण होते थे तो अरबों से लड़ने के लिए जो प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम थे वो जाने जाते थे, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो ये पेनोरमा बुक आती है उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो मैं आप अपना काम खुद कर लूंगा, मैं आप चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये निजवाचक सर्वनाम इसमें होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। अगला, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ऐसी कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना, मतलब अपनी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से खर्च करना?
तो सीधी सीधी बात है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर। अपन मारवाड़ी के अंदर अपन नहीं बोलते हैं कि पाँव उतने ही फैलाना चाहिए जितनी रजाई हो, तो सीधी सीधी बात है वही ये चीज़ पूछी है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, रजाई से बाहर पैर नहीं करने चाहिए, ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुन्नेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं। पहली बात तो आपको बताऊं मैं पुन्नेट वर्ग क्या होता है। पुन्नेट वर्ग का मतलब होता है, आप जब 5वां चैप्टर पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर, अनुवांशिकी नाम से एक चैप्टर पढ़ते थे, उसके अंदर आपको एक ऐसी इंडेक्स मिलती थी जिसके अंदर आप ऐसी इंडेक्स मिलती थी 4 खानों की, ठीक है, जिसके अंदर आप मटर के दानों के प्रयोग लिखते थे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अध्ययन करते थे, उसके अंदर जो ये सारणी बनाते थे ना, इसको बोलते हैं पुन्नेट वर्ग। और इसका जो निर्माण है वो पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, और ये जो जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी है, उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो पुन्नेट वर्ग में किसका अध्ययन करते हैं, तो अनुवांशिकी का अध्ययन पुन्नेट वर्ग में करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, उत्तम श्रेणी का कोयला है, जो कोयला है उसकी जो 4 श्रेणियां होती है, जिसमें एंथ्रेसाइड होता है, बिटुमिन होता है, लिग्नाइट होता है और पिट होता है, उसके अंदर ये पूछा है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, एंथ्रेसाइड होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद सबसे खराब क्वालिटी के कोयले के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो पिट होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा निकलता है, तो लिग्नाइट निकलता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा निकलता है, तो बिटुमिन निकलता है। चारों फैक्ट आपको याद होने चाहिए कोयले के बारे में, कि सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रेसाइड होता है, सबसे बेकार क्वालिटी का होता है वो पिट होता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो होता है वो लिग्नाइट होता है, और जो भारत में सबसे ज्यादा होता है वो बिटुमिन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विपरीत, अगला क्वेश्चन क्या है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्हीं जोड़ों को कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के जो संकेतक जोड़े होते हैं, जेनेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो उनको क्या बोलते हैं, उनको एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड़स्वार शब्द में समास है, जो गुड़स्वार शब्द, जो गुड़स्वार शब्द है उसके अंदर कौन सा समास है, तो उसके अंदर तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे एक पोइम दे रखी है, जिसका आपको पोइम को पढ़ने के बाद ये आंसर देना है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। इन कनेक्ट आर द हेल्पलेस, दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर देखो क्या लिखा है, द हेडिंग इन लेटर कॉन्सिस्टेंट ऑफ, इसके अंदर आगे जो ब्लैंक्स दे रखा है उसके अंदर भरना है, तो उसके अंदर आएगा द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो राइट आंसर होगा। आगे चलते, आगे क्या है, 2.2 गंडेसी, ये आगे मीटर लिखा है, ठीक है। पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन के बारे में अभी जो हमारी टीम है वर्क कर रही है, जैसे इसका आंसर आएगा मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, तो कोटा सुपर तापीय जो ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। इस चीज को आप हाईलाइट करोगे, कोयला आधारित पूछा है तो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होता है। जो तालाब की जो इकोसिस्टम की जो फूड चेन होती है उसके अंदर जो उसका स्टार्टअप कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पादप पलवक से होता है। सबसे पहले पादप पलवक को खाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, अंडरवुड 16129 का मान क्या होगा, तो आप जब 127 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा, और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। एल्यूमिनियम धात्विक है, एमओ धात्विक है, जो ये बीई इसका मतलब बेरिलियम है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम कभी भी धात्विक गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो ये अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा, तो बेरिलियम इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपोजिट वर्ड पूछा है इसके अंदर, और इसके अंदर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन है, अपोजिट वर्ड वाला क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आकृति की श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, ठीक है। पहली बार में ये सीधा है, दूसरी बार के अंदर इसको उल्टा किया गया, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो ये अंदर थे उनको बाहर किया गया, ठीक है। अब इनको इधर अंदर किया गया, तो अब जो आकृति आएगी ये आएगी जिसके अंदर ये बाहर है तीनों, ठीक है, समझ गए। इसके अंदर देखिए ये एक बाहर है, ये एक, दो अंदर है, एक बाहर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर दोनों बाहर है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। जो सिनकोसा पादप है उसकी जो छाल है उससे एक मलेरिया की दवाई बनाई जाती है जिसको कुनेन बोलते हैं। बहुत ही फेमस दवाई मार्केट में मिलती है। सिनकोना जो पादप होता है उसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है जिसको कुनेन बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम में ली जाती है? जब आपके खाना नहीं पचता है तो आपको किस प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है? तो प्रत्यमल दवाइयाँ दी जाती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन MOM बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है जिसको प्रत्यमल दवा बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विविध प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो आपको पता है ब्राउजर, आप जब कोई भी गूगल पर, आप कोई भी आपको गूगल के आपको कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी हो तो आप कहाँ सर्च करते हो? वेब ब्राउजर पर सर्च करते हो। तो इसके अंदर ब्राउजर प्रोग्राम राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। वी एक्सेप्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज इज एक्सेप्टेड, इसका आपको पता है पैसिव वॉइस होगा। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है और जो सेंटेंस दे रखा है, ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, तो ही सेड टू देम लॉक द डोर। ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? ऐसा कौन सा शासनकाल है जिसके अंदर किशनगढ़ शैली के स्वतंत्र स्वरूप को? तो राजा किशन सिंह, आप जानते हो, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे जिन्होंने किशनगढ़ का मतलब किशनगढ़ को बसाया था। तो वो तो थे किशन सिंह। और जो राजा सामंत सिंह है उन्होंने किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त किया था, जिसको अपन नागरीदास के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो राजा सामंत सिंह, जिसको अपन नागरीदास बोलते हैं, उन्होंने किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त किया है। तो ये थी आज की क्लास और आज का सेशन, जिसके अंदर जो 14 तारीख को सुबह पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट में हमने पेपर को समझाया है। मोटा मोटी मैंने चीज़ें सारी आपको बता दी हैं और ये एकदम फैक्ट आंसर की है। इसके अंदर 99.9% सत्यता है। और अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हो कि सर ये डाउट है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप मोटिवेशनल कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ में सुधार की जरूरत है तो आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। इसके अलावा अब आपको अगर इसमें हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम आपको आगे भी ये की जारी करेंगे, इसके बाद में भी जो आगे एग्जाम होने वाला है। और ये 11 तारीख के जो जिन बच्चों के एग्जाम और 5 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस समझ लो आप। उनको तो ये क्लास देखनी होगी। करंट अफेयर में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के लिए अपने यूट्यूब चैनल में आप जैसे ही वीडियो सेक्शन में जाओगे वहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेज मिल जाएगी। वो क्लासेज आपको लेनी ही है। उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे आप CT क्लियर कर लेते हो तो आगे की तैयारी के लिए आप इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स जरूर खरीदना। मेरी आपको यही हिदायत है। आपको बहुत फायदा होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।